गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कोलाज आर्ट कैंप हो गया है और आज हमें अवसर मिला है अश्विनी सर के साथ लाइव जाने का, और हम चाहते हैं कि सर के साथ कुछ कोलाज आर्ट कैंप की कुछ हाइलाइट्स डिस्कस करें। और हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम श्योर सर को भी पर्सनल कॉल्स पे और मैसेजेस पे आ रहे होंगे, और दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट में भी बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, ईमेल्स भी आ रहे हैं, आर्टिस्ट अपनी प्रोफाइल्स भेज रहे हैं आर्ट कैंप के लिए। तो एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड। तो आज हम कुछ सवालों के साथ ये लाइव सेशन शुरू करते हैं अश्विनी सर के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू आज के लिए टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस कोलाज आर्ट कैंप 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्रिय कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में हर उस व्यक्ति को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिस व्यक्ति ने इस कोलाज आर्ट कैंप की जो ये शानदार सफलता दिलाई है। उसके पीछे, पर्दे के पीछे इतने सारे वॉलंटियर्स, इतने सारे स्टाफ मेंबर्स और इतने सारे मित्रगण जो काम कर रहे थे, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कलाकार के साथ में जो उनके परिवार के लोग, मित्रगण साथ में आए हैं, उन्होंने अपने जीवन का जो कीमती समय इस बड़े कैंप को आयोजित करने में दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़े उपकार की बात है। और आप सब लोगों के आने की वजह से ही ये शानदार सफलता मिली है। अन्यथा कैंप या कोई भी एग्जीबिशन या कोई भी आयोजन अगर जिन लोगों के लिए किया जा रहा है वो लोग ही ना हो वहाँ पे, तो किस बात की सफलता। आप लोग सर्दी के दिन 13 तारीख को, सर्दी के ठिठुरते दिन में जब फॉग था, लोगों को ड्राइविंग करने में भी समस्या आई होंगी, और सुबह 10 बजे पहुंचने का समय था, और जब लोग आलस में लेट उठना पसंद करते हैं, उसके बावजूद सर्दी में लोग वहाँ पर इतना सुबह सुबह फॉग का सामना करते करते दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर सोना गांव में वहाँ पहुँचे हैं ऑफ रोड ड्राइविंग करके लास्ट में। और गूगल ने कुछ लोगों को गलत डायरेक्शन भी बता दी, तो उसका भी सामना किया। लेकिन फाइनली जो कैंप हमने जस्ट एक इतने सी बात से शुरू किया था कि चलो देखते हैं कि 100 आर्टिस्ट लोग एक साथ काम करेंगे तो कैसे दिखेंगे, कैसा लगेगा। और वो आइडिया हमें नहीं पता था कि उस आइडिया के साथ लोग जुड़ते जाएंगे और वो इतना विशाल रूप ले लेगा। और वो जो आप लोग कुछ इस टाइप की कहावतें या कुछ शेर है ना कि मैं अकेला चला था और फिर उसके बाद लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। एक्चुअली हमें यही फील हुआ इस कोलाज आर्ट कैंप के दौरान कि जो हमने बिल्कुल एक छोटा सा एक आइडिया सोचा था कि 100 आर्टिस्ट लोगों को बुलाते हैं, उस दिन अपना खाना पीना करेंगे, डांस करेंगे, म्यूजिक करेंगे और पेंटिंग करेंगे। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा था, ये मैं आज तक कभी एज्यूम नहीं कर पाया था। आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, खुद से फ़ोन करे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों के अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से फ़ोन आए, जहाँ तक हमने सोचा भी नहीं था। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो कि दिल्ली से बाहर का है, क्योंकि हमें लगेगा कि उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा सुबह सुबह वहाँ पहुँचना, और वो क्यों आएगा इतनी दूर से। लेकिन सच में कोलकाता से फ़ोन आए, गोवा से फ़ोन आए, हमारे जो एक्स टीचर थे उनके फ़ोन आए, और सच मायने में ग्वालियर से लोग आए। ग्वालियर से ब्रिजमोहन आर्या जी वो अपनी टीम को लेके आए, बड़ी बात है। और देहरादून से 3-4 इंस्टीट्यूट्स, उन लोगों ने एक दिन पहले वो आए और उसके बाद उसमें अगले दिन पार्टिसिपेट किया। तो ये एक बहुत ही निराला और बहुत अनोखा कार्यक्रम बन गया। ये हमारी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा आर्ट कैंप था, जहाँ 250 से ज़्यादा आर्टिस्ट लोग
ओवरऑल 350 से ज़्यादा लोग थे। जी। 250 से ज़्यादा आर्टिस्ट लोग जो है एक जगह पर एक साथ पेंटिंग कर रहे थे। और जितने भी लोग बता रहे हैं कि 20 से 50 लोग मैक्सिमम लोग पहले आर्ट कैंप में शिरकत करते हैं, लेकिन 250 बहुत ज़्यादा नंबर है और ये देश का सबसे बड़ा आर्ट कैंप बन गया है। मगर हमारी इंटेंशन नहीं थी ये कोई, हमारा इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने कर दिखाया, ये कर, इसका क्रेडिट हमें नहीं जाना चाहिए। इसका क्रेडिट आप ही लोगों को है, आप लोगों ने बना दिया है इसको। ये तो जो भी इतिहास बना है इसके लिए आप सब लोग जो हैं धन्यवाद के साथ साथ बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका प्यार, आपकी दया, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी मित्रता ऐसे ही दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट के कार्यक्रमों में हमें मिलती रहेगी। और जिस तरह से हमारा बजट था वो बजट 100 से आप समझ सकते हैं 350 तक गया होगा, तो किस तरह से ईजल, कैनवस, 3 गुना वो बजट आपका ब्रशेज और एक्सटेंड हो गया। फूड अरेंजमेंट और बाकी और भी अरेंजमेंट जो मैं बोल नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो वो सारे अरेंजमेंट, ट्रॉफी देखिए, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ों को बढ़ाना इजी नहीं है। और लोगों को गुड़गांवा एमजी रोड मेट्रो स्टेशन से शटल सर्विसेज वो भी बढ़ानी पड़ी। हर जगह हर सारा खर्चा जो है वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। और ये सारा पैसा आर्ट कम्युनिटी से धीरे धीरे हमने इतने वर्षों में कमाया था। एक आप समझ सकते हैं जैसे एक बच्चा गुल्लक में पैसे जोड़ता रहता है और फिर एक दिन वो उसको खर्च करता है। तो मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बात करता हूँ मृतिका से, आगे क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सर, आपके फंड्स वाली बात से मुझे याद आया कि उस दिन सभी आर्टिस्ट ये कह रहे थे कि अश्विनी सर ने कोई एंट्री फी नहीं ली और पेंटिंग भी नहीं रखी, पेंटिंग भी वापस कर दी। जनरली आर्ट कैंप्स के अंदर आर्ट वर्क रख लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो उसके पीछे आपकी क्या सोच थी, आपकी क्या प्लानिंग थी और कैसे आपने मैनेज किया? मतलब देखिए, ऐसा कुछ कमर्शियल एंगल मेरे दिमाग में था नहीं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे मन में जस्ट एक आइडिया था कि मैं 100 आर्टिस्ट लोगों को एक साथ काम करते हुए देखना चाहता था और उसमें उसको उनकी पेंटिंग रखना, क्योंकि मैं कोई गैलरी ओनर तो हूँ नहीं या कोई होटल में मेरा है नहीं कि जिसमें मैं इस तरह के कैंप करके पेंटिंग्स को रख के फिर एक तरह से फ्रेम करके मैं अपने लिए यूज़ कर लूँ या उनको बेच के कुछ मुनाफा कमा लूँ या इस पैसे को रिकवर कर लूँ, वो तो दिमाग में नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि पेंटिंग बनेगी और लास्ट में हम लोग एक बड़ी वॉल हमने वहाँ पे बना के रखी थी और उस पर सब अरेंजमेंट थे। कोई धागे से नहीं टांगनी थी पेंटिंग, जस्ट पेंटिंग ऐसी रखोगे तो टंग जाएगी बस। वहाँ कीले वीले सब लगी हुई थी और वो पार्ट मेरा मिस हो गया क्योंकि लोग अलग अलग टाइम पे आए और अलग अलग टाइम पे चले भी गए। तो जो कि मैं चाह रहा था कि लास्ट में हम वो कर पाए। तो इस तरह से पेंटिंग रखना मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था और क्या ही करता मैं पेंटिंग रख के, क्योंकि सब लोग इतनी मेहनत करके पेंटिंग बनाते हैं और पेंटिंग की क्वालिटी भी अच्छी रखना चाहता था मैं। क्योंकि कुछ कैंप ऐसे होते हैं जब लोग कैंप में जाते हैं तो अपनी जो एक टॉप क्वालिटी है वो वहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाते। तो अगर जब लोगों को पता था कि हाँ ये पेंटिंग हमारे ही स्टूडियो में जाने वाली है, हमारी ही है, तो उन्होंने जो भी किया वो अपने दिल से ही किया कि अपने लिए कर रहे थे। ये एक मनोवैज्ञानिक एक रहता है इस चीज़ का। और काफ़ी कई लोग हैं जिन्होंने पेंटिंग हम लोगों को गिफ्ट भी कर दी है, लेकिन वो पेंटिंग भी हम लोग वहाँ से ले आए, रजौरी गार्डन ले आए। और कुछ लोगों की गीली पेंटिंग थी वो रह गई थी, वो भी ले आए हैं हम लोग यहाँ पे रजौरी गार्डन से। तो जो लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं वो प्लीज़ कलेक्ट कर लीजिएगा और जो लोग कलेक्ट नहीं कर सकते तो कोशिश करेंगे जब हम उस तरफ जा रहे होंगे तो हम उनके स्टूडियो पे ड्रॉप कर देंगे वो पेंटिंग। बट आपका आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो पेंटिंग रखना बिल्कुल भी मेरे दिल की इच्छा नहीं थी। आपकी क्रिएशन है, आप रखिए। मेरे लिए तो आपका आना ही
पेंटिंग से भी ज़्यादा कीमती था एक्चुअली। सर ये गेस्चर आपका जो है पेंटिंग ना रखने का, ये गेस्चर को सबने बहुत ही सराहा। और थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आर्टिस्ट जा रहे थे ट्रॉफीज लेके, सर्टिफिकेट्स लेके, तो सब ये बात कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्ट कैंप में हम अपने आर्टवर्क के साथ जा रहे हैं वापस। और आपने वो बात सही की कि सबने क्वालिटी भी उतनी ही मेंटेन रखी, अपने स्टाइल को मेंटेन रखा जो एक्चुअली उनका कोर स्टाइल है। और कैंप में किसी तरीके की कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे वहाँ पर, तो बहुत बहुत पसंद किया लोगों ने इस बात को। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत। मैं तो उस दिन भी बहुत इमोशनल हो गया था और मेरे पास शब्द ही नहीं है आप लोगों की तारीफ करने के लिए कि आप लोगों ने कैसे वहाँ आप पहुँच गए। बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था, बट बहुत शानदार प्रोग्राम रहा और बहुत एंजॉय किया। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। मेरी खुद की कुछ म्यूज़िक की परफॉर्मेंस भी थी। मैंने खुद भी सोचा था कि हाँ मैं 2-3 कैनवस लगा के मैं भी एक एब्स्ट्रैक्ट 3 की सीरीज़ बना के दिखाऊंगा। और लेकिन क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि फॉग की वजह से लोग एक टाइम पे नहीं आ पाए, तो और मैं चाहता भी था कि हाँ जो भी लोग आ रहे हैं मैं उनका स्वागत करूं, तो मैं काफ़ी एंगेज रहा। आज जो कपड़े पहने हुए आप, मतलब ये मैं उस दिन भी पहनना चाहता था और मैं घर से एक अटैची लेके गया था कि मैं सोचा था कि 9 बजे मैं तैयार हो जाऊंगा। और बट वो अरेंजमेंट करते करते, ताकि आप लोगों के अरेंजमेंट में कोई कमी ना रहे, वो करते करते मेरे को बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं रहा। और घर आने के बाद 3 दिन बाद वो अटैची खुली है और मैं जैसा था वैसा सच मायने में मैं उस दिन नहा भी नहीं पाया था। सारी टीम ने देखा था जो आप एक दिन पहले जिस अवस्था में थे, कैंप वाले दिन भी वही सेम पोजीशन। ठीक है सर, लेकिन लोगों की एक शिकायत है आपसे जी कि आपने 300 से ज़्यादा आर्टिस्ट को बुलाया, लेकिन बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया, हमें कैसे भूल गए। तो प्लीज़ आप उन सभी आर्टिस्ट को प्लीज़ एड्रेस करिए और अपना उसके पीछे का लॉजिक बताइए कि क्या पॉसिबल था और क्या नहीं था पॉसिबल। एक तो मैं जितने भी लोगों के ये फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं, और कई लोग तो ऐसे होंगे जो कहना तो चाहते होंगे लेकिन वो कह नहीं पा रहे होंगे। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोग उतने ही प्रिय व्यक्ति हैं मेरे लिए जितने लोग कैंप में आए थे। अब आप अगर मेरी जगह होते और आपके फेसबुक प्रोफाइल के 2-3 अकाउंट होते, जिसमें एक अकाउंट में 5000 लोग हैं, और आप 27-28 वर्षों से आप आर्ट टीचिंग में होते, तो लगभग 10,000 स्टूडेंट तो हमने आपको थोड़े दिनों पहले ही बताए थे कि 10,000 स्टूडेंट हमने क्रॉस किए हैं। तो 10,000 वो और एक अकाउंट में 5,000 वो हैं और 1,000 रिश्तेदार भी होंगे, तो आप समझ लो कि ये लगभग 20-25 हज़ार लोगों के अंदर से 100 लोगों का चयन। कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई पर्ची डाल रखी थी या कोई इसके इंटरव्यू हुए थे, बस ऐसे ही मेरे को तो 100 ही पूरे करने थे, वो तो हो ही गए थे। मेरे को इस अवस्था का मतलब जो बाद में हुआ और ये सब चीजें, उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और स्पेशली जब शायद हमारा पोस्टर रिलीज हुए उसके बाद से जो है कॉलिंग काफी बढ़ गई, लोगों की अप्रोच बढ़ी। मैं आप हर एक व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, आप सब लोग मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं आप लोग, बहुत आदरणीय हैं। मैं किसी को नहीं भूला हूँ और ना ही कोई इंटेंशन थी ऐसी कि इसको नहीं बुलाना है, ऐसा तो दिमाग में नहीं था। चैलेंज तो मेरे सामने ये था कि क्या 100 लोग भी वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तो उसी को लेके डरा हुआ था। और अब जब ये हो गया है और जब ये लगभग 350 लोग अपनी स्टोरीज दुनिया से शेयर कर रहे हैं, लोगों से शेयर कर रहे हैं, आर्ट कम्युनिटी आर्टिस्ट लोगों से, आर्ट क्रिटिक्स से शेयर कर रहे हैं कि वहाँ कैसा अरेंजमेंट था, कैसा म्यूजिक था, कैसा फूड अरेंजमेंट था, कैसा वहाँ का वातावरण आसपास, और किस तरह से प्रॉपर ईजल लगे हुए थे, साथ में पहले से ही टेबल लगे हुए थे, हर कैनवस लगे हुए थे। तो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ
इतना शानदार तरीके से, सुनियोजित तरीके से जो कैंप है वो पहले कभी देखा नहीं। जनरली कैंप में होता ही है कि हाँ ईजल साइड में रखे होते हैं, कहीं सामान रखा होता है, लोग कहते हैं वहां से उठा लो, यहाँ से उठा लो। तो वो जो एक भव्यता है और वो जो उसका व्यवस्था बनी हुई थी, उससे आर्टिस्ट लोगों को बहुत खुशी हुई और वही बातें जो हैं वो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं और उनके दोस्त फिर इस बात से बड़े उत्साहित हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने मिस कर दिया ये कैंप। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, इस कैंप में यदि आप नहीं आए या आपको लग रहा है कि आपको नहीं बुलाया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बुलाया गया कोई शब्द नहीं है। आप हमारे लिए बिल्कुल प्रिय हैं और हमने भी आपको मिस किया है डेफिनेटली। अगर मैं तो चाहता हूं कि भगवान हमें इस काबिल बनाए और आपकी दुआएं और आपका साथ हमारे साथ हो और एक दिन फिर हम लोग 25,000 लोगों के साथ आर्ट कैंप करें। आप ही हमें सक्षम बना दीजिए। फिर पता नहीं वो कौन सी जगह होगी और कौन सा मैदान होगा और कैसे वो हो पाएगा, वो आप ही लोग डिसाइड करेंगे। बाकी आने वाले वक्त में हम लोग ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेड लोगों को एक एक करके एक बैच में 20-20 लोगों को, 15-15 लोगों को आर्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए हम लोग वहां पे बुलाने वाले हैं। और या 3 डेज का कैंप जो होता है फ्राइडे सैटरडे संडे टाइप वाला, उन कैंप में हम आपको बुलाने वाले हैं। तो उसमें डेफिनेटली जो लोग इसमें नहीं आ पाए तो बैच वाइज धीरे हम सबको कवर करेंगे। मेरा धन्यवाद और मेरे आदर जो है वो इतना कम नहीं है जो इन लोगों तक, आप लोगों तक ना पहुंच पाए। और तो प्लीज इस बात को समझिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों के, लेकिन आपका ये मैसेज आ जाना कि क्या मैं आपको भूल गया, क्या, और कई लोग बोल रहे हैं कि क्या आपकी मेलिंग लिस्ट में से हमारा नाम हटा दिया गया है क्या। तो ये सब बातें जो है बिल्कुल भी आप दिल पे ना लें। बिल्कुल मैंने भी आपको मिस किया है और भविष्य में अब जब आगे हम कैंप करेंगे, जबकि जिस दिन कैंप किया था और अगले दिन जो थकावट थी, और मैं खुद ही आज निकला हूँ घर से बाहर। उसके बाद 13 तारीख के बाद, आज क्या तारीख है? 19 तारीख है। मैं आज घर से बाहर निकला हूँ। तो उस टाइम तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि जिंदगी में ये काम अब दोबारा नहीं करूंगा। सच बता रहा हूँ, जो सोर्सेज और जो पूरा उसको ठीक ढंग से करते करते जो मेंटली और फिजिकली दोनों एग्जॉस्ट हुए हम लोग, तो वो बहुत ही थकाने वाला था। और मैंने बैंक बैलेंस चेक किया, सिर्फ 11,000 रुपए पड़े उसमें, मात्र 11,000 रुपए बचे हैं उसके अंदर। अब सोचिए कि मैं इस कैंप को कैसे कर पाया हूँगा। तो जो कैंप मैंने सोचा था कि हाँ 2 लाख रुपए में निपट जाएगा, 2-3 लाख रुपए में हो जाएगा, वो 15 लाख तक पहुंच गया। थोड़ी अपेक्षाएं हमारी भी बढ़ी। मतलब शायद मेरे को लगता है कि खर्चों को हम लोग कुछ मैनेज कर सकते थे, कुछ ना कुछ जैसे मतलब, बट फिर भी अच्छा तो लग रहा था सब चीजें। जैसे गोल्फ कार्ट को लेके एक बारी बात हुई कि हाँ गोल्फ कार्ट रखनी चाहिए या नहीं। मैंने कहा यार राम सुतार जी आएंगे और मैं जहाँ पार्किंग है वहां से लेके अगर स्टेज तक उनको लाऊंगा तो पैदल तो नहीं चला सकता मैं। और मैं चाहता था कि हाँ वो शानदार तरीके से आए और उनका आना ही हमारे लिए बहुत शान की बात है और बहुत उपकार है उनका। और उनका आ जाने से सारे आर्टिस्ट लोगों में जो खुशी की लहर दौड़ी और जो ऊर्जा थी वो दिखते ही बन रही थी। सब लोग चाहते थे कि उनके पैर छुएं, उनसे फोटो खिंचाएं, उनसे मिलें, उनसे बातें करें। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात थी। तो ऐसे खर्चों को मैं शायद रोक भी नहीं पाया और करते करते जो है बजट में मेरे औकात शब्द मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल लिटरली, तो मेरे औकात से बाहर चला गया। और बट कोई बात नहीं, जो भी है ईश्वर ने दिया है। और ऐसे ही खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, कभी पता नहीं है। कोरोना के बाद जिंदा बच गए, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो ईश्वर फिर से देगा और फिर से मैं गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जोड़ूंगा और
1 साल बाद फिर हम लोग इस कैंप को करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगली बार जो है हमने सोचा है कि हाँ, या तो ये 15 नवंबर के आसपास, 15 दिसंबर के आसपास रहेगा, ताकि थोड़ा दिन बड़ा हो और फॉग का प्रकोप उस वक्त कम ना हो थोड़ा, और या फिर ये जनवरी के एंड में जाएगा, ताकि दिन थोड़े से और बड़े हो जाए। और मैं देखता हूँ आज अगर 19 तारीख है तो आज के 10 दिन बाद होता तो और फॉग थोड़ा कंट्रोल हो जाता, थोड़ी धूप अच्छी आती, थोड़ी लोग फोटोग्राफी भी अच्छी हो पाती। और दिन बड़ा होता है ना तो वो एक्चुअली उसका जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। ये बहुत कंप्रेस हो गया था दिन, क्योंकि शाम को भी जल्दी वो होना है, अंधेरा होना है, और सवेरे फॉग से निकलते निकलते भी टाइम लग गया। 9:45 बजे की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा तो कभी आप देख के हैरान होंगे। मैं फेसबुक पर चढ़ाऊंगा कि सुबह क्या हालत थी, कि 10 बजे कैंप शुरू होना है और 9:45 बजे क्या हालत है। वहां इतना था कि हाँ 20 फुट की विजिबिलिटी थी, लोग आपस में भी नहीं देख पाते एक दूसरे को कि कितने लोग खड़े हुए हैं, खाना कहाँ है और स्टेज कहाँ है और वीआईपी लाउंज कहाँ है, ये पता नहीं चल पाता बिल्कुल। बट थैंक्स गॉड और सूर्य देव जो भी हैं, प्रकृति, कुदरत, सब आप लोगों की दुआएं, वो सब लोगों ने मिलकर कैसे न कैसे जो है 10:30 तक माहौल को काफी ठीक कर लिया था। 11 बजे तक, 11:30 तक लाइट मतलब डूब भी आ गई, तो ये मजेदार रहा। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ी। सर, इतना यूनिक और जिस तरीके से आपने फाइनेंसेस को भी इसमें झोंका है एक्चुअली, पैसों को, और उसको इतना मैनेजमेंट के लिए और लोगों को सहूलियत रहे, लोग खुश होके जाए वहाँ। एक और चीज़, कैंप में जितने लोग थे, आपने एक अनाउंसमेंट भी की थी कैंप के अंदर। मुझे लगता है कि ये सही समय है अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के व्यूअर्स को भी वो अनाउंसमेंट बताने का, जो आपने आर्ट कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा गिफ्ट जो आपने दिया है उस दिन। ना ही सिर्फ वो 15 लाख के एक्सपेंसेस उस आर्ट कैंप को बनाने के लिए थे, बट उस अनाउंसमेंट के बारे में भी मैं दोबारा जानना चाहूँगी। दोस्तों, एक मेरे मन में हमेशा से ये इच्छा थी कि हाँ, सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। इस बात की रूट्स अगर पुराने समय से देखी जाए तो जब मैं 12th में था तो मैंने एक प्रॉब्लम देखी सोसाइटी में कि बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं थी, और मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, मेरी सिस्टर की राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी ब्रदर की राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं देखता था कि बहुत फर्क है, और राइटिंग साफ ना होने की वजह से बच्चों के मार्क्स पे बहुत फर्क पड़ता है, टीचर समझ नहीं पाता कि क्या लिखा है। तो मैंने 12th में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला था, और उस वक्त पैम्फलेट छापने के मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एक एक पैम्फलेट बार बार मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा था कि आपकी राइटिंग क्यों अच्छी होनी चाहिए, क्यों अच्छी नहीं। तो ऐसे पैम्फलेट लेके मैंने घर घर बांटे थे, और लोग आए, और काफ़ी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी थे उसमें, और उन लोगों ने उस राइटिंग स्किल्स को सीखा और बेहतर किया। हमने टेक्निकली उनको बताया, और वो बिल्कुल निशुल्क था, उसकी कोई फी नहीं थी। मेरा पहला वो 12th स्टैंडर्ड, आज से आप देखें 1990 की बात है ये, और आज आप 34 ईयर आगे आ चुके हैं। तो पहला स्टेप भी मेरा वो सोसाइटी के लिए ही था और बिल्कुल निशुल्क था। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो फिर हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को निशुल्क पढ़ाया। फिर बाद में एक लेवल ये आ गया कि निशुल्क पढ़ाने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट उत्तम नगर के अंदर बना दिया गया, कि जिनके पेरेंट्स नहीं है हम उनको फ्री पढ़ाते थे। लगभग 1,35,000 का कोर्स था वो, और उसके बाद फिर उनकी एग्जीबिशन भी है या और खर्चे भी हैं उसके ऊपर होते थे। 1.5 लाख रुपए के आसपास मान लीजिए आप। वो कोर्स उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री था, कोई फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं थे उसमें, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता था। और जिनकी जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या जिनके घर से कोई शहीद हुआ है, उसके परिवार के कोई और लोग आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वो लंबे समय तक फ्री चलता रहा। फिर उसके साथ आपको याद होगा आज से 7-8 साल पहले एक सड़क सफाई अभियान शुरू हुआ था,
आई लव माई स्पेस। आई लव माई स्पेस, बिल्कुल वो भी बिल्कुल इसी प्रोग्राम की तरह बड़ा होता चला गया था। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था सड़कों को यार साफ तो कर ही सकते हैं, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, और क्या खर्चा होगा। मैं फावड़ा, कुदाल, झाड़ू खरीद के लेके आया और कूड़ेदान वगैरह मैंने, और फिर हम लोगों ने साफ करनी शुरू की, और करते 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 करते, लेकिन मुझे नहीं मालूम था एक दिन से शुरू हुआ वो अभियान 80 दिन तक, 80 डेज तक वो चलता रहा। और फिर बाद में वो उसके अंदर गड्ढे भराए, नालियां खोदी, रैंप बनाए, पार्किंग हटवाई, इनको खराब बोर्ड हटाए, लोगों के शटर सफेद किए, 3 ट्रक गमले लगा दिए गए, और फिर उसके बाद वहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई गई, जैसे ये जो कनॉट प्लेस में आप देखते हैं इस तरह का राहगिरी टाइप का, क्योंकि ऐसी जरूरत उन जगहों पे ज्यादा है जहाँ पे पार्क नहीं होते। तो वो उस प्रोग्राम में लगभग 5 लाख रुपए मेरे खर्च हुए, और काफी लोगों ने उसमें मेरे को डोनेट करने की कोशिश की, लेकिन डोनेशन के वक्त मैं यही बोलता था कि हाँ मेरे को डोनेट मत करो, मुझे कुछ डोनेट करना है तो आप जिस गली में रहते हैं, आप जिस सड़क पे रहते हैं, वहां पे जाके ऐसे ही खुद से सफाइयां करो। और अगर सरकार इतनी डीप क्लीनिंग हमें नहीं दे पा रही, व्यवस्था नहीं दे पा रही, तो कोई बात नहीं, हम तो कर सकते हैं ना। तो मैंने तब भी 1 रुपया भी तब नहीं लिया था। ऐसे ही जो है आर्ट कैंप में जो भी हुआ, बस तो ऐसे करते करते वो जो है ये इस लेवल पे चीज चली गई कि हाँ मेरा मन था सब कुछ मैं दूं। और फिर बस बीच में जो माता पिताजी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, तो उसके बाद तो बिल्कुल भी मेरे मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा कि मेरे पास कुछ हो। आप देखेंगे मैं कुछ किसी तरह का कोई अंगूठियां या चेन या घड़ी या कोई इस तरह का गैजेट्स या कोई ज्वेलरी पे मैं कोई खर्चा नहीं करता हूँ, और ना ही मेरे कोई कपड़े या जूते कोई महंगे होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं। और ये पैसा जो भी जोड़ा, और फिर मेरे को लगा कि हाँ आज इतना बड़ा दिन है और आज राम सुतार जी हमारे सामने खड़े हैं, तो क्यों ना जो पैसा आर्ट कम्युनिटी से कमाया था वो पैसा सारा और वो संपत्ति, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है आर्ट के लिए, वो सारा वर्ल्ड की आर्ट कम्युनिटी को ही शेयर कर दिया जाए, उनको दे दिया जाए। मैं उसको डोनेट शब्द से बचना चाहता हूँ, वो शब्द मैं यूज नहीं करूँगा। वो डोनेशन नहीं है, वो बस जैसे बचपन में बोलते थे शेयरिंग इज केयरिंग, वो वही है कि हाँ, इसीलिए मैंने एक 13 तारीख को यूज किया था उसके लिए। अगर सिखिज्म में आप चाहेंगे तो आप 13 नंबर को वो इस तरह से यूज करते, सब कुछ 13 क्या लागे मेरा, तो वो, और लोहड़ी भी थी और 13 तारीख थी, और इसलिए सब कुछ। ये 13 क्या मतलब, मैं 13 शब्द नहीं बोलूंगा, आपका बोलूंगा। और ये आर्ट कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड के आर्टिस्ट लोग वहाँ पे आए, और वहाँ जो उन्हें आर्ट रेजिडेंसी करनी है, इंस्टॉलेशंस करने हैं, साइट स्पेसिफिक काम करने हैं, और एक्सपेरिमेंट करने हैं, स्कल्पचर्स करने हैं, कास्टिंग करनी है, साउंड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, विजुअल्स के साथ, प्रोजेक्टर्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने, जो भी आर्ट की नए से नए इन्वेंशंस आपको करने हैं, आप उसमें वहाँ आके कर सकते हैं। और उसमें वो जो स्पेस है, वो जो लैंड है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब आप लोगों को मैंने डोनेट कर दिया है। और फिर वो डोनेट शब्द गलती से निकल गया, माफ़ी चाहता हूँ। उपहार स्वरूप, प्लीज़ उसे एक उपहार स्वरूप या समझ लीजिए कि साझा करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, है ना। और ना सिर्फ आर्ट एक्टिविटी के साथ, बल्कि कभी आपको लगता है कि यार आप शहरों के इस मकानों के जंगल, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के जंगल में, कंक्रीट के जंगल में रहते रहते बहुत, आजकल इसका एक कोई नया कौन सा वर्ड आ रहा है, क्लस्ट्रोफोबिया या कुछ इस टाइप का एक वर्ड आया लगता है। अगर आप, हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं और थोड़ा एकांत चाहते हैं, तो भी आप वहाँ आ सकते हैं और अपनी कोई सुंदर प्यारी सी कोई बुक साथ में लेके आ सकते हैं, या अपना सुंदर म्यूजिक आप अपना सुने, शानदार म्यूजिक अपना जो, और अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं वहाँ पर। और कुछ लेआउट्स बनाने हैं या कुछ क्रिएशन
के लिए मूड तैयार करना है आपको, कि आपको लगता है कि हाँ मेरे को एकांत चाहिए कुछ सोचने के लिए, तो भी आप आ सकते हैं। और आप सब लोगों का स्वागत है। और बस ये इसीलिए मैंने इस भाव से ही क्योंकि वो भाव आज का नहीं, वो भाव शायद वो पहले से ही चल रहा है, मतलब वो बचपन से ही मेरे शायद जीन्स में है या मेरे संस्कारों में है कि कैसे आप शेयर कर सकते हैं। तो वो जगह भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो लोग उस आर्ट कैंप में नहीं आ पाए थे या उससे पहले किसी इवेंट में वहाँ नहीं आ पाए, कोलाज आर्ट फाउंडेशन सोना एक बहुत ही बेहतरीन और फुल ऑफ एमिनिटीज़ आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको रखा है। वहाँ नेचर भी है, वहाँ टेक्नोलॉजी भी है, तो जो आर्ट फॉर्म्स की सर बात कर रहे थे वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट वहाँ हो सकता है बहुत ही आसानी से। और सर इतने वेलकमिंग है, आई एम श्योर बहुत सारे बडिंग आर्टिस्ट अब आपको अप्रोच करने वाले हैं कि सर हमें एक दिन की डेट बुक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बिल्कुल निसंकोच और किसी तरह से हेजिटेशन फील ना करें। आप इस देश में कहीं पे भी रहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं, आप वहाँ पर आकर रहना चाहते हैं और वो दिल्ली के बिल्कुल पास ही है। और थोड़ा जो दिल्ली से अलग होना है और थोड़ा सा वो 5 किलोमीटर का दिल्ली से अलग होना भी है और दिल्ली के साथ जुड़ना भी है। 5 किलोमीटर बाद आपको सारी चीज़ें नीचे मिली जाएंगी, रेस्टोरेंट वगैरह सारे फूड ये सब हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। बस वहाँ पर कुछ होता नहीं है। तो जो भी चीज़ें लेके जो भी चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो लेके जानी पड़ती हैं। जी। तो अचानक से वहाँ पर मेरे को कभी माचिस भी लेनी पड़ती है, तो 5 किलोमीटर दूरी आना पड़ता है वहाँ पे। बट है दिल्ली के बहुत पास। मैं समझता हूँ कि शायद धोलाकुआं से 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है, सर है। और जहाँ से मुंबई हाईवे शुरू हुआ है, मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है, जीडी गोंडका यूनिवर्सिटी और केआर मंगलम यूनिवर्सिटी पास में ही है वहाँ पे। तो उसी के पास में सोना गांव है। सोना गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है जहाँ पे गर्म पानी का कुंड है और लोग पहले वहाँ जाते रहे। और अब वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही साफ और बहुत फास्ट हाईवे बना दिया गया है, एक एलिवेटेड रोड बना दी गई है। गुड़गांव का जो राजीव चौक है, एग्जिट 10, वहाँ से लेके सोना गांव तक एलिवेटेड रोड है, क्योंकि उसे मुंबई एक्सप्रेस से जोड़ना था। तो उस पर 100 की स्पीड अलाउ की हुई है, तो बहुत आराम से चले जाते हैं। लेकिन बनाते वक्त जब उस जगह को बनाया था तब वो रोड नहीं थी और सब गड्ढे वड्ढे और सब, उस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस रोड का। तो बहुत ही स्ट्रगल करके मैं, मेरे पापा, मेरे घर वाले, मेरे और रिश्तेदार मिस्टर राजेश आर्या हमारे साथ जाते थे। सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, तो तब ज़्यादा दूर लगता था उस वक्त में, अब बहुत पास लगता है। आप पहली बार आए होंगे तो इसलिए दूर लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार जाएंगे तो आपको लगा रहे तो बहुत पास ही है। और तो फिर ऐसे करके वो बनाया गया और उसमें काफ़ी मेरे उससे पहले की जितनी भी चीज़ें थी, 50 साल में जितने भी पैसे कमाए थे, वो संपत्तियां जो छोटे छोटे 25 गज के 50 गज के प्लॉट सब बिक गए मेरे, और बैंक लोन हो गया मेरे ऊपर। बट फाइनली एक ऐसी जगह बन गई है जिसको हम सब लोग यूज कर सकते हैं, और उसको देखने और दिखाने के लिए वो आयोजन उस दिन का सार्थक हो गया। एक्चुअली जो प्लान किया था 100 लोगों का, और करते करते आप सब लोग वहाँ, आपका प्यार आपको वहाँ ले आया, और वो जगह फिर डेफिनेटली आप लोगों की है। अगर आप कहेंगे तो मैं पेपर भी आप लोगों के नाम कर दूंगा। बट ऐसा नहीं है कि अपने अपने हिस्से की ईंटें तोड़ तोड़ के घर लेके जाए। मतलब वो हम सब एक स्टेशन बन गया है ना। मैं मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है मेरे को, ना कोई राजा महाराजा का कोई सिस्टम है। और जब ये इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो जेब में सिर्फ 10 रुपए ही थे, और उस वक्त 96 में 5,500 रुपए का कर्जा था हमारे घर पे। तो वहाँ से उस अवस्था से लेके यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था मेरे लिए। दिन रात मेहनत करके ही यहाँ हम पहुँच पाए हैं। और आर्ट एजुकेशन को बाहर निकालते वक्त जितनी मेहनत हुई है, रिक्शा चला चला के मैंने सड़कों पर एग्जीबिशन किए, मंगल बाजार, शुक्र बाजार, सर्दी गर्मी बरसात में। वहाँ आप सोचिए कि जो आदमी 10 साल की कोर्सेज कर चुका है,
कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएफए कर चुका था मैं तब। उसके बाद मैं फिर सड़कों पर रिक्शा चला रहा हूँ और पेंटिंग्स लेके सड़कों पे एग्जीबिशन लगा के लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। तो वो सब से कितने पैसे मैंने जोड़े होंगे और वो पैसे जोड़ने में कितनी मेरा खून पसीना बहा होगा, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उस जगह पे लगाई हैं मैंने, और वो मैं आप लोगों को सुपुर्द करता हूँ एक्चुअली, आप लोगों को समर्पित करता हूँ एक्चुअली, आप लोगों के चरणों में अर्पित करता हूँ। ये शब्द ज़्यादा बेटर है। जी बिल्कुल। सर मेरे कुछ एक दो सवाल और हैं, लेकिन मैं अपनी टीम से एक हेल्प चाहूँगी कि एक फ़ोन से लाइव लॉगिन करके मुझे दे दीजिए। अगर हमारे कोई व्यूअर कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका सर तक वो क्वेश्चंस पहुंचा पाऊंगी। तो सर जिस तरीके से आपने शेयरिंग की बात कही कि आप हमेशा से ही अपनी चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, आर्टिस्ट कम्युनिटी के साथ शेयर करते रहे हैं, इसी चीज़ से मुझे एक और थॉट आ रहा है याद कि उस दिन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और एमिनेंट आर्टिस्ट के अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स वहाँ मिले। जी जी, मैं भी देखा और काफ़ी वैरायटी के लोग थे वहाँ। तो बहुत वैरायटी थी। आप जान पाए कि कितने, लगभग आपने कुछ डाटा वाटा भी ले रहे थे आपकी एक टीम, तो क्या जान पाए आप लोग कि किस यूनिवर्सिटी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ तो कितने इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया है, पढ़ देंगे क्या इसको एक बार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ना चाहूँगी। मैं शुरू करती हूँ। जिन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के एलुमनाइज या रीसेंट ग्रेजुएट्स या मास्टर स्टूडेंट्स या बैचलर्स के स्टूडेंट्स उस दिन वहाँ पे आर्ट कैंप का हिस्सा थे, बहुत ही एमिनेंट आर्टिस्ट के साथ, उन इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट एक लंबी लिस्ट है, फिर भी मैं शुरू करती हूँ। कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स थे वहाँ, जामिया मिलिया इस्लामा के स्टूडेंट्स थे, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट से स्टूडेंट्स थे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एमपी जो कि आपने बताया भी कि मिस्टर जी ब्रजमोहन आर्या जी आए थे, उनके भी कुछ छात्र आए थे। शिवनादर यूनिवर्सिटी के रीसेंट ग्रेजुएट्स आए थे मास्टर्स लेवल प्रोग्राम के। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से उनके असिस्टेंट प्रोफेसर और उनके साथ कुछ उनके स्टूडेंट्स आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। शिल्पा भारती से सतीश जी तो खुद ही थे। सतीश जी धन्यवाद, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो एक बार फिर से धन्यवाद आपका। आप भी आए और आपके पुराने प्रिय शिष्य जो है अमित दत्त जी भी थे वहाँ, श्याम प्रसाद जी भी थे वहाँ, और जो है फोटोग्राफर जो है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी थे, मैं अभी नाम याद आ, और तो वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को भी। सर एमिटी यूनिवर्सिटी से भी थे वहाँ पे स्टूडेंट्स, और एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे एंगेजमेंट के लिए भेजे थे। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के मयूर विहार कैंपस के स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन के राजन श्रीपत जी, आप आते आते लेट हो गए, लेकिन आपका आना हमारे लिए बहुत 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 शुभ था, बहुत अच्छा लगा। आप अपनी वाइफ के साथ आए और बहुत उत्साह बढ़ा हमारा, और मेरे को बहुत थैंक्स है कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार किया और वहाँ पर पहुँचे। और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम लोग और थोड़ा बड़े दिन पे शुरुआत करेंगे, तो आपकी उपस्थिति जो है हम फिर से चाहेंगे। आप कहीं पर भी हों जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा उस वक्त। जी सब बड़े और पुराने इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ कुछ इमर्जिंग इंस्टीट्यूशंस भी थे, और उनमें से शूट एंड शूट एकेडमी है, स्ट्रोक आर्ट जी धन्यवाद जी, स्ट्रोक आर्ट इंस्टीट्यूट है, देहरादून कॉलेज ऑफ आर्ट है, इमेजिनेशन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स है, और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसमें स्कूल्स के नाम भी है, जीडी गोयनका हेरिटेज स्कूल से उनके आर्ट टीचर और उनके कुछ साथी थे हमारे साथ। कुछ चीजें तो मैं खुद अब जान पा रहा हूं। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स उस दिन पार्ट थे। मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और बल्कि जे स्कूल ऑफ आर्ट के भी थे, बड़ौदा से भी थे,
उनके करंट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं वो अलग अलग देश के अलग अलग कॉलेजेस से थे। तो ये एक ऐसा समागम बन गया कि पूरा देश का आर्ट वर्ल्ड अलग अलग जगहों से एक जगह पे इकट्ठा हुआ। और हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि और जहाँ पर अभी तक हमारी अप्रोच नहीं थी, हमें तो मालूम नहीं था, हम तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर की चाहते थे कि पास के आ जाएं यहाँ पे, तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे इसको और लार्ज भी करेंगे। और देखते हैं कि आपके लिए और क्या सुविधाओं के साथ हम लोग आपके समक्ष आ सकते हैं। ये ईश्वर हमसे करवाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ये वहम बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। हम तो खुद अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हुए, खुद अपनी मर्जी से मर भी नहीं पाएंगे। और हमने अपना देश चुना नहीं, अपनी जाति चुनी नहीं, अपना धर्म नहीं चुना, जबकि मैं जाति और धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मैं पृथ्वीवासी में ही विश्वास करता हूँ। तो हमने अपना शरीर भी, कुछ भी तो हमने चुना नहीं है, कुछ भी, बस सब कुछ हो रहा है। तो वो जो हो रहा है उसमें हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमसे कोई करवा रहा है। तो अगर जिसने ये सब चीज़ें करवाई, अगर वही, चाहे वो उसका कोई कुदरत कह सकते हैं उस शक्ति को, या उस कोई भी नाम दे सकते हैं, जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है, जिसकी सीमाएं आज तक कोई वैज्ञानिक, पूरी साइंस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है कि कहाँ एंड होगा उसका, कहाँ आकाशगंगा, कहाँ गैलेक्सी है, कहाँ वो कुछ किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का। कितने सारे यूनिवर्स और घूम रहे हैं आसपास। तो वो जिसने उसे बनाया है, वो पृथ्वी कहाँ, पता नहीं कहाँ, एक डॉट भी नहीं है पृथ्वी उस मैप को देखें पूरे, जिसमें इतने सारे ब्रह्मांड हैं, और उसमें पता नहीं पृथ्वी कहाँ होगी। पृथ्वी पे मैं उसमें भी एक डॉट नहीं बनता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब कोई करवा रहा होगा, जिसने 100 आर्टिस्ट का आइडिया जबरदस्ती मेरे दिमाग में डाला और अपने आप 350 पे पहुंचा दिया। तो ये वही करवाएगा, अगर आने वाले टाइम में कराएगा तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, वो और हम दुआ करते हैं और बेहतर करें। और जो लोग, जो प्यारे लोग, जो आदरणीय लोग इस कैंप में नहीं आ पाए, हम कोशिश करेंगे सबसे अगली बार शुरुआत जो है उन्हीं से ही की जाए, है ना, या फिर उनसे अलग से भी हम लोग छोटे कैंप में मिल सकते हैं। तो इस तरह से मैं देखना चाह रहा हूँ और इन चीज़ों को। जी सर, जो हम बार बार बात भी करें, जिस पे कि हमने 100 से शुरुआत की थी, पर वो 3 गुना 3.5 गुना बढ़ता चला गया। तो इतनी मैनेजमेंट के बाद भी एंड में जाके थोड़ा कुछ क्राइसिस फूड प्लेट्स को लेके आ गया था, कुछ 15-20 लोगों का। मेरे को बाद में पता चला। उस वक्त आपको वैसे मैं बता दूं, उस टाइम हमारी टीम ने भी खाना नहीं खाया, और हमें खाने का क्या, हमें तो चाय पीने तक का होश नहीं था कि हम कुछ रुक के कहीं पानी पी पाए। किसी बच्चे ने कहीं पानी पिला दिया 2 घूंट, तो वही बस उतना ही पी पाए हमें, तो हमें कुछ होश नहीं था। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बोला कि हाँ शायद खाने की प्लेटों को लेके कुछ ख़त्म हो गई थी। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कैटरिंग वाले से बात की थी, तो हमने सोचा था उसे डांटेंगे, उसके पैसे काट लेंगे और कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन उसका जब पॉइंट ऑफ व्यू सुना तो वो अपनी जगह ठीक था। उसने कहा था कि मेरे को पता था कि वहाँ पे 5 किलोमीटर दूर तक कुछ भी है नहीं, तो मैंने अपनी पहले से ही प्लेटें गिन के लेके आया था। तो जो शुरू में जिन लोगों ने खाना खाया, उसमें हमारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो वो पर प्लेट का एक कल्चर होता है कि जो भी एक प्लेट ले ली, अब जो भी खाना है उसी प्लेट में ही रख के खाना है, बार बार उसी में ही खाएंगे। वो उन्होंने शायद नहीं किया। उन्होंने थोड़ा खा के फिर उस प्लेट को रख दिया, फिर एक और नई प्लेट ले ली, और फिर उसके बाद ऐसे कई लोगों ने ऐसा कर लिया। तो प्लेटों की जो बाद में थोड़ी सी शॉर्टेज हुई है, वो उस वजह से हुई है। जबकि फूड बचा हुआ था, फूड था, खूब था, और वेज नॉन वेज दोनों टाइप के फूड एंड तक बहुत बचे हुए थे। लिकर भी बचा हुआ था, ये बोलना नहीं था मेरे को, सॉरी बट सब चीज़ें थी वहाँ पे। और ये फिर भी जिन लोगों को सामना करना पड़ा, मैं उनसे फिर से क्षमा मांगता हूँ। आने वाले टाइम में अगली बार बहुत सारी प्लेटें और एक्स्ट्रा भी रख के देंगे हम लोग ना। अगर
1000 आर्टिस्ट का करेंगे तो 2000 प्लेटें और रख के ठीक है ना, तो वो करेंगे। और पानी के लिए हमने जनरेटर का अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन सच मायने में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जनरेटर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक 3 फेज का जनरेटर होता है, वो हमें हायर करना चाहिए था, क्योंकि उससे वहाँ पर, क्योंकि पानी अरेंज करना, ज़मीन का पानी अरेंज करना मुश्किल है, वहाँ 400 फुट नीचे पानी वहाँ से निकलता है। तो वो जो जनरेटर हमने मंगाया था वो उस हैवी मोटर को चला नहीं पाया, तो लास्ट के शायद आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए थोड़ा लास्ट के 30 मिनट के लिए पानी का इशू हुआ। बट सारे जितने भी आर्टिस्ट आए थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत समझदार थे, और उन्होंने ये देखा कि जिस व्यक्ति ने यार इतना, जिसकी टीम ने इतनी मेहनत करके यहाँ खेतों में हमारे लिए इतना सब कुछ अरेंज किया है और एक ऐसे दिन को रचा है जिसमें हम लोग इतने सारे आर्टिस्ट लोगों से मिल पाए, एक ही जगह पे उनको काम करते हुए देख पाए, उनके साथ आइडियाज शेयर कर पाए, उसको इतने से छोटे से पॉइंट के लिए माफ कर देना लाजमी बनता है। मतलब मैं समझता फिर भी मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, आपको जो भी असुविधा हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। जी सर, डेफिनेटली आर्टिस्ट ने उस चीज़ को माइंड नहीं किया है ना, तभी सब पूछ रहे हैं कि अब अगला कैंप कब होगा। अगला कैंप कब होगा? अगला कैंप जब, पहले तो बैंक वालों के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए, वो भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब इसमें 11,000 ही रहेंगे या 1-2 रुपये और डालोगे। तो जब देखो 250 आर्टिस्ट थे, अगर मैं चाहता तो मतलब वो 250 पेंटिंग्स वो लोग वहाँ छोड़ के जाते, है ना। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो 250 पेंटिंग आराम से 25 लाख के तो आराम से बिक जाती, बिल्कुल, है ना। तो बट वो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं, मेरी विचारधारा का हिस्सा नहीं है, वो मेरे वो सोच का पार्ट नहीं है। मैं खुद बच्चों को पढ़ाऊंगा, यहाँ इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूट में हैं और यहाँ पे हम पढ़ाएंगे बच्चों को, और बच्चों की जो फी आती है उससे हम पैसे को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ेंगे, और अपने खर्चे कुछ खास ज़्यादा है नहीं तो उसको जोड़ेंगे। और अगर बजट ने अलाउ किया, फीलिंग्स तो अभी से हैं, पहले से बता देता हूँ, फीलिंग्स तो अभी से हैं, और अब की बार ये कॉन्फिडेंस मेरे में है कि कम से कम 500 आर्टिस्ट का तो जरूर होगा, और वो 1000 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि मेरे पास स्पेस है, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। आपको कई लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, जहाँ फूड लगा हुआ था और उसके पीछे बाकायदा सरसों का खेत था, वो भी इसी कंपाउंड का, इसी प्रीमाइसेस का हिस्सा है, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि स्टूडियोज बने। तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। जो ईजल भी लगे हुए थे वो बहुत खुले ईजल लगे हुए थे और बहुत स्पेस बचा हुआ था, वहाँ आराम से 1000 आर्टिस्ट एक साथ काम कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जब ललित कला एकेडमी का जो पार्किंग एरिया और पार्क एरिया में लोग क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ 2500 आर्टिस्ट लोगों ने कैंप कर लिया था, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो तो बहुत बड़ा है। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जो लोगों ने उस आर्ट कैंप में हिस्सा लिया, क्या आप लोगों ने इससे पहले इस टाइप का कोई आर्ट कैंप अटेंड किया है या नहीं, या फिर ये भारत का पहला, इतिहास में पहला ऐसा आर्ट कैंप है? इसकी मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है, और ना ही ये मेरे प्लान का कोई हिस्सा था, ना कोई हमारी कोई ऐसी लक्ष्य था हमारा कोई। लेकिन आप प्लीज बताएं, अगर ये अपने आप ही अनजाने में अगर ऐसा कुछ हो गया है, तो क्यों ना इस चीज को हम सेलिब्रेट करें, इस चीज को हम लोग समझें कि एक हिस्ट्री बन गई है। एटलीस्ट नेक्स्ट किसी से कंपेयर करेंगे या कुछ होगा, या आगे लोग करेंगे, जो भी कुछ हम भी खुद ही करेंगे, तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में ये बेंचमार्क रहेगा तो सही ना, कि हाँ ये हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा कैंप था। यदि था तो आप प्लीज बताएं, क्योंकि मेरे से बड़े लोग भी वहाँ शामिल थे। जब 99 ईयर के पद्म भूषण राम सुतार जी वहाँ पर थे,
तो और भी लोग ऐसे हैं जो 80 साल के थे, 75 साल के थे। मैं अभी 51 साल का हुआ हूँ, तो मेरे से पहले सीनियर लोग काफ़ी थे और जिन्होंने देश और दुनिया में बहुत भ्रमण किया है। और क्या उन्होंने कभी ऐसा देखा है जहाँ 250 लोग एक साथ पेंट कर रहे हो? और इस टाइप का जो कि नॉन कमर्शियल, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, नॉन कमर्शियल है ना, बजाय कि किसी सरकार के थ्रू, ये सरकार का कराया हुआ कैंप नहीं था। तो अगर है तो प्लीज खुल के बताएं और मैसेज में टाइप कीजिए, या हमें हमारा नंबर से, जिस नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं, आप अपनी राय उसमें दें, और या फिर अपने सोशल मीडिया पे आप उसको एक्सेप्ट करें या चढ़ाएं या अपलोड करें कि हाँ ये अब तक का सबसे बड़ा कैंप था, है ना। और हमें भी बड़ा प्राउड फील होगा और हमें बड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे। जब लोग पूछ रहे थे हमसे कि इस कैंप में आने की एंट्री फीस कितनी है, तब मेरे को पहली बार पता चला, अच्छा लोग कैंप में जाते हैं तो उसकी फीस भी देनी पड़ती है। तो कई लोगों ने बताया हाँ ऐसा होता है, वहाँ खाना पीना आप खिला रहे हो और सारी सुविधाएं दे रहे हो, और वो वहाँ का जगह का रेंट भी होता है, और वो सब अरेंजमेंट हो रहे हैं, आने जाने सब कुछ। तो लोग ट्रॉफियाँ हैं, सर्टिफिकेट हैं, सारा कुछ था, तो लोग तो 4-5 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं ऐसे आर्ट कैंप का, लेकिन मेरे को पता नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सब कुछ अरेंजमेंट है, ऑलमोस्ट एक व्यक्ति पे 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है, तो एटलीस्ट इतना तो निकल के आए कि हाँ ये सबसे बड़ा आर्ट कैंप था या नहीं। और मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, कल हमारे मित्र अमित दत्त जी ने बहुत अच्छी प्यारी सी वीडियो बना के अपलोड की है अपने फेसबुक पे, जिन्होंने जो फील किया जाने से लेके पूरे एनवायरनमेंट को, उसको अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। और मैं अपने अन्य साथी लोगों से भी, जिन लोगों ने आर्ट कैंप अटेंड किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप सहज महसूस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी एक वीडियो बना के अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए। और इससे एक फ़ायदा होगा आपको भी और मुझे भी, वो ये कि अगले कैंप में जब आर्टिस्ट लोगों की लिस्ट बनेगी तो उनका चुनाव करने में हमें ये वीडियो ध्यान रहेगी कि किस व्यक्ति ने आर्ट कैंप अटेंड करने के बाद कितना उसका बयां उस चीज़ को किस तरह से किया था। तो शायद मैं अगले कैंप में उसकी लिस्ट बनाते वक्त इन चीज़ों को तो जरूर नोट करूंगा कि लोगों का प्यार सिर्फ आर्ट कैंप तक ही था, या सच में वो जो मेरे सामने बोल रहे थे वो प्यार सच में उनके दिलों में, उनके घर तक पहुंचा है। तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, क्योंकि और कुछ नहीं तो ये 2-4 आपके प्यार भरे शब्द, या फिर उसमें आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, खुल के कीजिए, तो अगले कैंप को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। बिल्कुल, फीडबैक जो उन लोगों से आएगा, सब लोग नहीं बना पाएंगे वीडियो, लेकिन जो लोग अपनी बाकी वीडियो बनाते रहते हैं, तो कम से कम वो लोग तो ये ना कहें कि हम कभी वीडियो नहीं बनाते और हमें बड़ी शर्म आती है वीडियो बनाने में। और उनके सोशल मीडिया पे सैकड़ों वीडियो पहले उन्होंने चढ़ा रखी है बहुत सारी, तो वो तो ना बोलें कम से कम। तो बाकी लोग लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिखने में तो आप लिख सकते हैं, है ना। प्लीज चैट जीपीटी का यूज मत कीजिएगा, एआई का यूज मत कीजिएगा। जो दिल की भावनाएं हैं वो आपके दिल से निकले तो वही ज्यादा अच्छी बात है। चाहे वो 4 लाइनों में करना जरूरी नहीं, लंबे पैराग्राफ्स हो, बट तो हम इस कॉन्वर्जेशन को सर अब एंड करते हैं मुझे लगता है। और कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं जो लाइव हमें देख रहे हैं, अच्छा। वो मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं देख रही हूँ इधर। एक आर्टिस्ट है, इनका इंस्टा हैंडल है आर्टिस्ट रितेश मित्तल, और ये लिख रहे हैं कि आई वॉज फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ द इवेंट and it was a dream come true. The aura of the air itself had so much blessings. Thank you so much Ashwini sir, thank you so much Sunil sir. तो ये ज़रूर स्ट्रोक आर्ट इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी रहे होंगे और ये अपनी भावनाएं आपके लिए अभी लाइव इन्होंने यहाँ पोस्ट करा है।
और इसके अलावा बहुत सारे लोग आपको नमस्कार कह रहे हैं, दिल भेज रहे हैं। आर्टिस्ट रवि तिवारी कह रहे हैं लव यू सर, और बहुत सारे हाथ। इसके अलावा लेट मी जस्ट ब्राउज में किसी का कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज ना छोड़ दूं, बहुत सारे हार्ट आ रहे हैं। एक आर्टिस्ट है जिनका इंस्टा हैंडल है art.extract, वो कह रही हैं पीपल वर एक्चुअली सरप्राइज्ड टू नो यू डिड नॉट चार्ज एनीथिंग। तो पीपल आर अभी भी सरप्राइज्ड। थैंक यू सो मच। राखी बर्मी जी हैं, वो लिख रही हैं सर तारे ज़मी में ये इवेंट देखा था तो ड्रीम देखा था कि मैं भी काश इसमें होती, तो आप मेरे लिए निकुम सर हैं जिसकी वजह से मैं अपना ड्रीम पूरा कर पाई हूँ सर, थैंक यू। अरे थैंक यू राखी, थैंक यू सो मच। राखी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं हमारी, और अपना एक और इंस्टीट्यूट चलाती हैं वो जनकपुरी में, जिनका दावा है कि वो लगभग 5000 स्टूडेंट पढ़ा चुकी हैं। तो आप सोचिए कि इन 28 सालों में 10,000 मैंने पढ़ाए, जिसमें उन 10,000 में से एक राखी है, और जितने भी लगभग 300 इंस्टीट्यूट्स चलते हैं नॉर्थ इंडिया में, सबको पता है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो है हमारे ही स्टूडेंट के हैं। तो अब सोचिए 10,000 हमने पढ़ाए, 5,000 उन्होंने पढ़ाए। अगर 10,000 लोगों में से सिर्फ 100 लोगों भी पढ़ाए होंगे ना, तो 10 लाख लोगों तक ये आर्ट पहुंच पाएगी भारत की, जो कि 96 से पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद कॉलेजेस की चार दीवारी के अंदर बंद थी, नियम कानूनों की वजह से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, या फिर एक ऐसा कोई मॉडल ही नहीं था जिसको प्राइवेटली मार्केट में लाकर उसे चलाया जा सकता है। और उसको बनाते 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 वक्त लगा हमें, लेकिन जब दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जब ये कॉलेज 2002-3 में शुरू हुआ, 2002 में शुरू हुआ, उसके बाद ये फार्मूला तैयार हो गया, पूरा एक इन्वेंशन हो गई एक तरह की, कि हाँ ये फार्मूला ऐसा है जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक छोटी बिल्डिंग में कैसे एक बड़ा इंस्टीट्यूट चलाया जा सकता है, कैसे बैचेस बन सकते हैं, कैसे एग्जीबिशंस हो सकती हैं, और इतने सालों में आप देख ही रहे हैं। तो राखी का नाम याद आते ही मेरे को ये सब बातें याद आ गई। और बल्कि अच्छा कुछ और एक और आर्टिस्ट है, वो लिख रहे हैं आई हैव नेवर सीन सच अ बिग इवेंट, दो राइट नाउ आई एम नथिंग इन आर्ट वर्ल्ड, बट आई कैन वाउच दैट नो वन कैन इमेजिन सच बिग इवेंट, hundreds of easels, artists around the nation with no external support. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जब अचानक से लोगों की बाढ़ आ गई, फोन पे फोन बजने लगे, मैसेजेस आने लगे, तो एंड टाइम पे एकदम से ईजल तो तैयार होने पॉसिबल नहीं थे। हमने कोशिश की कि जो सर्टिफिकेट्स 300 बन जाएं, ट्रॉफियाँ बन जाएं, कुछ वो भी लिमिट होती है। देखो ट्रॉफी बनने में टाइम लगता है, हफ्ते 10 दिन का टाइम लेते हैं वो लोग। और फिर हमने उसका तरीका यही निकाला था कि हाँ हम कुर्सियाँ बढ़ा दें, है ना, जो चेयर बढ़ा दें, तो एक चेयर पर बैठ के दूसरी चेयर की एक सपोर्ट लेके फिर आर्टिस्ट काम कर पाएंगे। और वैसे भी कुछ आर्टिस्ट घास पे रख के हॉरिजॉन्टल रखकर कैनवस को ट्रीट कर रहे थे। कुछ लोगों ने टेबल, वहाँ पे बहुत थे तो कई लोगों ने टेबल पे रख के काम किया, लेकिन हाँ ईजल हमारे पास 100 ही थे। और बट वो रखे हुए बड़े सुंदर लग रहे थे और सब काम कर रहे थे, तो बहुत ही दिलकश नज़ारा था वो, बहुत ही दिलकश नज़ारा था। आशा करता हूँ कि जो लोग इस कैंप में किसी भी वजह से नहीं आ पाए, हमारे सोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से नहीं आ पाए, वो अगले कैंप में, अगले आने वाली एक्टिविटीज़ में हमारे जीवन का हिस्सा जरूर बनेंगे। आपका प्यार ऐसे ही हम पे बनाए रखें, आपकी दया बना के रखें। और या तो मैं आपको आदर के तरीके से देखता हूँ या आप मेरे को आदर के तरीके से, लेकिन ये एक जो कनेक्शन है, एक जो रिश्ता है, हम अलग अलग जगह पे पैदा हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो आप प्लीज़ बना के रखें। सर दीप्ति समय कह रही हैं कि सर मैंने कैंप अटेंड तो नहीं किया, लेकिन आपने और आपकी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है। आर्टिस्ट सुशांत आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं बिगेस्ट फ्री आर्ट कैंप इन इंडिया। तो लोग इस बात को थैंक यू सुशांत कह रहे हैं जी।
पूजा राज जी हैं, वो लिख रही हैं, नमस्कार सर, यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन। दीप्ति समय जी लगातार मैसेज कर रही हैं, सर आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, काश मैं भी कैंप ज्वाइन कर पाती। कोई बात नहीं, आप मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना कीजिए, और क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है धरती पे वो हमारा स्वास्थ्य ही है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने ड्रीम भी पूरे कर पाएंगे, और लोगों से भी जुड़ पाएंगे, और लोगों को इनवाइट भी कर पाएंगे। डेफिनेटली आप आने वाले समय में आप लोगों को जो है हम लोग वहाँ बुलाने वाले हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ, अभी तक सीधा डायरेक्ट संपर्क में 25,000 लोग हैं, और हर बार थोड़ा सोच समझ के ही बुलाना है। 1000 को भी बुलाऊंगा तो 24,000 तो नहीं आ पाएंगे। अब 24,000 लोग एक एक थप्पड़ पे मारेंगे ना, मैं मर जाऊंगा। तो आप समझिए इस बात को, मेरा प्यार आप लोगों के लिए कम नहीं हुआ है ना, वो उतना ही है। तो उस तरह से ना देखें उसको कि हमें नहीं बुलाया गया। इस शब्द को सकारात्मक रूप में मुझे सपोर्ट करते हुए बोले कि उनकी इतनी ही क्षमता थी अभी, है ना, मेरी भी उस जगह की एक क्षमता है। बट हम सब लोग मिलके आने वाले टाइम में और कुछ जैसा जैसा होगा उसमें शामिल होंगे। सर एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, इनका इंस्टा हैंडल है मिस गोला आर्ट 09। ये लिखती हैं, थैंक यू सो मच सर, मैंने बहुत ज़्यादा जिद करके और रिक्वेस्ट करके लास्ट मोमेंट में रजिस्ट्रेशन कराया है। जस्ट बिकॉज वो मैडम तो नहीं है जिनके नहीं, वो हो भी सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैंने सुना था आपके बारे में बहुत, आपकी बातें सुन के बहुत मोटिवेशन मिलता है। अरे थैंक यू मैम। आई डोंट नो आपका क्या नाम है, जो भी गोला या जो भी इंस्टा हैंडल आपका। ऐसे एक दो और भी लोग थे जो आपको याद होगा। बिल्कुल याद है जिन्होंने मतलब उम्र भी बड़ी थी उनकी, और उन्होंने बहुत बहुत फोर्स किया था कि कुछ भी हो मैं घर से खाना ले आऊंगी। उन्होंने यहाँ तक बोला था कि मैं घर, हमने उनको बोला कि मैम आप सोचिए कि वहाँ खाना नहीं हुआ या ईजल नहीं मिले या कैनवस नहीं मिले तो क्या होगा, आप नाराज हो जाएंगे हमसे। तो उन्होंने ये कहा था मैं ईजल भी घर से ले आऊंगी, खाना ले आऊंगी घर से, मगर आप मेरे को इस कैंप का हिस्सा बनने दीजिए। तो ऐसे कुछ और लोग भी रहे होंगे जिन्होंने ऐसा सोचा होगा। तो ये उनमें से एक व्यक्ति ये भी है, बहुत जिद करके, जिन्होंने स्वीकार किया है इस बात को कि हाँ बहुत जिद करके इस कैंप में उन्होंने ज्वाइन किया। बट थैंक यू सो मच। जो भी हुआ पहली बार हुआ, मुझे इससे पहले का कोई अनुभव नहीं था। मेरी टीम नई थी और बहुत छोटी टीम थी। सच बता रहा हूँ कि अगर टॉप एंड पे देखेंगे तो मुश्किल से 6-7 ही लोग थे, और उसके बाद वॉलंटियर थे जो कि ऑन द स्पॉट उन लोगों को जो है काम दिए गए, जो कि बहुत ज़्यादा अभ्यस्त नहीं थे उस चीज़ के। तो उन्होंने भी हमने एक टीम ये भी सोची थी कि लगाएंगे कि हाँ सबके इंटरव्यू करें, आपको कैसा लग रहा है, कैसा होगा, फिर एक मूवी बनाएंगे। तो वो नहीं हो पाया। आखिरी में सबकी पेंटिंग टांगनी थी, वो नहीं हो पाया। सर हम कैटलॉग्स हमने देना चाहते थे। एक कैटलॉग आप लोगों के लिए रखा था हमने। ये कैटलॉग एग्जीबिशन का कैटलॉग है। हमने वहाँ पे लगभग 150 कैटलॉग अरेंज करके रखे थे। ये भी शायद किसी एग्जीबिशन का सबसे बड़ा ही कैटलॉग होता है ये, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू, और हो सकता है इससे बड़े भी होते हो सरकारी के। तो ये कैटलॉग ला के रखे थे आप लोगों को जो है गिफ्ट के तौर पर देने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, वो भी हम नहीं कर पाए। बट फाइनली मेरे को इस बात का धन्यवाद है कि कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट, क्योंकि फॉग था, पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, और इस तरह से कोई कुछ मिस हैपनिंग नहीं, किसी आर्टिस्ट की तबीयत नहीं खराब हुई जी, खराब जाती है ना। हमने फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी रखा था। इनफैक्ट वहाँ पे आग बुझाने का सिलेंडर भी ला के रखे थे हमने, और हमने ये सोचा था धूप नहीं निकलेगी और कड़कती ठंड चलती रहेगी तो 10 गैस हीटर भी लगा के रखे थे कि वहाँ पर सब लोग हाथ सेक लेंगे। हमने ये अरेंजमेंट भी कर रखा था कि अगर गैस हीटर भी खत्म हो गए तो फिर हमने लकड़ियाँ भी मंगा के रखी थी, 150 किलो लकड़ियाँ भी मंगा के रखी थी कि लकड़ियाँ जलाएंगे और हम सब मिलकर अपना हाथ सेकेंगे, जगह जगह पे तसले लगा देंगे, और बस इंतजाम ए के बाद बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान बहुत सारे तैयार थे। बट किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, और थैंकफुली आप सब लोगों के सहयोग की वजह से, कुदरत की वजह से सब कुछ ठीक सही से बहुत शानदार तरीके से निपट गया, और ये
कैंप एक शानदार सफलता को प्राप्त हुआ। मैं अगेन धन्यवाद करता हूँ। कोई और भी कोई सर बहुत सारे हैं सर, मैं एक दो पढ़ देती हूँ क्योंकि सबका पढ़ना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी। दीपाली ग्रोवर हमारी एडवांस की स्टूडेंट हैं, वो लिख रही हैं कि सुपर्ब सर, वी पेंटेड, वी डांस्ड एंड वी सैंग ऑन दिस इवेंट। उन्होंने गाने भी गाए, लोगों को मंच मिला गाना गाने के लिए जी। वहाँ पे इंडियन और इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑलरेडी थे। हाँ, ये याद है, मेरी ड्रम की एक परफॉर्मेंस थी। मैं खुद ड्रम सेट लगाया, मेरा ही ड्रम सेट लगा हुआ था वो, तो मेरी परफॉर्मेंस थी। वो भी आप लोगों के आवभगत में और स्वागत में वो सब समय निकल गया, नहीं तो मेरे को भी आप लोगों को एक परफॉर्मेंस दे के दिखानी थी वहाँ पे कि पेंटिंग के साथ, फोटोग्राफी के साथ, फिलॉसफी के साथ म्यूज़िक भी करता हूँ मैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, लेकिन ठीक है, एक अच्छा मंच था, कोई जज करने वाला था नहीं, तो मैं वहाँ पे आपके सामने परफॉर्म करने वाला था। तो ये इनको एक स्टेज भी मिला, अगली बार और कोशिश करेंगे। हाँ, वो कविताओं वाला, कविता पाठ वाला समय भी निकला। पौधे भी मंगा के रखे थे, पौधे मिस हो गए, पौधे नहीं लगवा पाए हम आपसे, बट कोई बात नहीं, अगली बार जरूर ये सब चीज़ें होंगी। नैना सिंह जी हैं, वो लिख रही हैं, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, एकदम अद्भुत। इतने सारे कलाकार को एक ही ग्राउंड में देखना सपना सा ही था बिल्कुल। वो बहुत ही शुक्रगुजार है। नैना जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना आपके लिए सपना था, मेरे लिए भी सपना था। एलिस इन वंडरलैंड वाली फीलिंग मेरे में भी थी कि यार ये इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं, वहाँ पे आपटे जी थे, वहाँ पे हमारी प्यारी कंचन मैम थी, संतोष जैन मैम थी, अजय समीर भाई थे, हमारे अमित दत्त जी थे, नवल किशोर जी, ब्रजमोहन आर्या, असित पटनायक, जेपी सिंह, हमारी स्टूडेंट जो गैलरी ऑनर है ज्योति कालरा वहाँ थी, और बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनके नाम मैं आनंद वहाँ पे थे, मिस्टर रमेश कंडागिरी वहाँ पे थे, मनीष कुमार थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र अमित मिश्रा जो कि अतिथि कब जाओ ये जो फिल्म है उनके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और वो वहाँ पर थे। और ऐसे और प्रशांत कलीटा वहाँ पे थे। तो नाम मैं लेना शुरू करूँ तो ये एंड ही नहीं होंगे। माफ़ी चाहता हूँ जिन लोगों के नाम नहीं लिए, इसका मतलब ये मत सोचना कि आप जहन में नहीं, बस मैं क्योंकि इस वक्त लाइव हूँ तो एकदम से याद करना, रिकॉल करना भी वो होता है जी। बाकी सर सब बहुत ही और सबसे बड़ी बात है कि हाँ, राम सुतार जी और उनके सुपुत्र अनिल सुतार जी वहाँ पर थे, और उनके आने की वजह से ही जो 4 चांद लगे हैं, डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा योगदान उनका रहा है। मैं आप सब लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि राम सुतार जी 99 ईयर की हैं। 99 ईयर की एज में वहाँ पहुँचना और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू बनाना, और अभी तक अपनी शरीर से काम कर रहे हैं, स्टूडियो जाते हैं वो डेली। तो और अनिल जी बड़े प्यार से उनको लेके आए, और उन्होंने बोला था शुरू में कि हमारे पास 15-20 मिनट ही होंगे, बस हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, फिर जाना है हमें आगे। लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा उन्होंने वहाँ आर्टिस्ट लोगों के साथ बिताया है। उनकी ज़िंदगी का 2 घंटे इस इवेंट पे होना अपने आप ही बहुत बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों के बाकी जो कमेंट्स आ रहे हैं और जो वो आ रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को सुनकर, थैंक यू सो मच। और इस तरह से अभी इस कार्यक्रम को अब हम लोग जो है समेटते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमारा मोबाइल पकड़ा उसके हाथ भी दर्द कर रहे हैं वो है मिस्टर मनन, और दूसरे हैं मिस्टर अंकित। इनका भी धन्यवाद, क्योंकि जो लोग टीम में पीछे से काम कर रहे होते हैं उनका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स जिन लोगों ने हरे रंग की जैकेट पहन के हम लोगों को वहाँ उस कार्यक्रम में सपोर्ट किया, आप लोगों को स्टॉल पहनाने के लिए आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऋतिका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और घर वालों का भी धन्यवाद जिन लोगों ने वो इतनी मेहनत के साथ हमें वहाँ भेजा और सब
क्योंकि बहुत सारा सेक्रीफाइस उन लोगों को भी करना पड़ता है, तो उनका भी धन्यवाद। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। जिन आर्टिस्ट के कमेंट्स हम अभी लाइव में नहीं पढ़ पाए हैं, जैसे ही लाइव वीडियो एंड होगी मैं सर के साथ वो सारे कमेंट शेयर करूंगी और हम उस पर रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।